नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ऋषिकुलम में। इस समय हमारी लक्ष्य भेदक सीरीज चल रही है और लक्ष्य भेदक सीरीज में हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बिंदु, और वह बिंदु है अधिगम और अधिग्रहण। ये सीटेट के सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला बिंदु है, क्योंकि आज लक्ष्य भेदक सीरीज किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। इस कारण से आज हम आपके लिए वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं। और ये जो पहला बिंदु है, सीटेट सिलेबस का जो पहला बिंदु, ये जूनियर और प्राइमरी दोनों स्तर के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अधिगम और अधिग्रहण। अधिकांश लोग क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मर्ज कर देते हैं। इसके उदाहरण इसमें और इसके उदाहरण इसमें कर देते। समझते तो थ्योरी के रूप में अच्छे से हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है, जब उनको प्रैक्टिकल करने की बारी आती है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, तो इसके उदाहरण उसमें और उसके उदाहरण इसमें मर्ज कर देते हैं। आपको इसको थ्योरी के रूप में नहीं, प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ना होगा, क्योंकि सीटेट के जो प्रश्न आते हैं वे अधिकांश प्रश्न प्रैक्टिकल के रूप में आते हैं। उदाहरण दिया होता है, उदाहरण के आधार पे आपको बताना है। थ्योरी के माध्यम से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ना होगा, प्रैक्टिकल की तरह आपको करना होगा। और अगर आप प्रैक्टिकली इसको पढ़ सकते, कर सकते, तो इससे बनने वाले प्रश्न पूर्ण रूप से आप कर सकते हैं। इसके बीच बीच में आपको उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे, इसकी थ्योरी भी बताएंगे, लेकिन विस्तार से थ्योरी नहीं, आज हम ट्रिक के माध्यम से थ्योरी बताएंगे, बिंदुओं के माध्यम से थ्योरी बताएंगे। क्योंकि बिंदु के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिकल के तौर पर अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि केवल थ्योरी पूछी जाए ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बल्कि बिंदु के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकली तौर पे आप समझ पाएंगे। और यही सीटेट के लिए जरूरी है। सीटेट के जो प्रश्न होते हैं प्रैक्टिकली तौर पे आते हैं। एक शिक्षक, एक बच्चा, एक अभ्यर्थी, एक क्लास, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर आप तभी कर सकते हैं जब उसका आपको दिमाग में, उसका बिंदु आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो आज हम चलते हैं, इस वीडियो में आपको बताएंगे अधिग्रहण क्या है और अधिगम क्या है। जानते सब लोग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं इस पर। अधिगम क्या है और अधिग्रहण क्या? अगर किसी से कहा जाए अधिगम क्या है तो कहा जाएगा सीखना। अधिग्रहण क्या है तो उसका मतलब होगा ग्रहण करना। तो दोनों में अंतर क्या है? बालक दोनों तरीके से सीखता है। और अब अगर प्रश्न ये हो कि बालक दोनों तरह से सीखने में सबसे ज्यादा रुचि किसमें दिखाता है, तो हो सकता है सबका जवाब अलग अलग तरीके से हो, लेकिन बालक सीखने में सबसे ज्यादा रुचि अधिग्रहण में दिखाता है। अधिगम में उतनी रुचि नहीं होती है। अब इसके बारे में आप जानेंगे कि अधिगम है क्या। देखिए, अधिगम का जो सीधा अर्थ है वो होता है सीखना, और अधिग्रहण का अर्थ क्या है? अधिग्रहण में अगर हम अधि शब्द को हटा दे तो शेष शब्द बचता है ग्रहण, और ग्रहण शब्द का मतलब क्या होता है? लेना, ग्रहण करना। अधि उपसर्ग लगा दिया गया है, अधिग्रहण बना, तो इसका अर्थ भी वही है, लेना, ग्रहण करना। बालक भाषा को ग्रहण करता है दो तरीकों से, या तो अधिगम से या अधिग्रहण से। अगर इसमें बात आती है कि सबसे ज्यादा किसमें ग्रहण करता है, किस माध्यम से, तो उत्तर होगा अधिग्रहण से। भाषा सबसे ज्यादा ग्रहण करना है किससे? अधिग्रहण से। अधिगम से बालक भाषा अच्छे से नहीं ग्रहण करता और नहीं ग्रहण कर सकता है। अगर ग्रहण करेगा सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से तो वो होगा अधिग्रहण, और इस अधिग्रहण को ही हम अर्जन के नाम से भी जानते हैं। इसको अर्जन भी कहते हैं। तो चाहे अर्जन कहिए या अधिग्रहण कहिए, चाहे अधिगम कहिए और या सीखना कहिए, ठीक है। अब कुछ बिंदु हम आपको बताएंगे, कुछ बिंदु हैं इसमें, उन बिंदुओं के माध्यम से आपको हम बताएंगे, आपको हम पढ़ाएंगे कि भाषा को बालक किससे अच्छे से ग्रहण करता है, कैसे सीखता है। तो सबसे पहले जान लीजिए अधिगम क्या है। अधिगम माने सीखना। अधिग्रहण क्या है? अधिग्रहण मतलब सीधे ले लेना, अर्जित कर लेना, अर्थात ग्रहण कर लेना। अब दोनों में अंतर क्या है? अधिगम ज्यादातर, अधिकांश प्रयोग किया जाता है दूसरी भाषा को ग्रहण करने में। इसमें दूसरी भाषा को ग्रहण करने में, दूसरी भाषा को सीखने में अधिगम का प्रयोग होता है, और पहली भाषा को सीखने में अधिग्रहण का प्रयोग होता है। अधिग्रहण में बालक पहली भाषा सीखता है, पहली भाषा हम कह दें अधिग्रहण से ही सीखता है, ठीक है। अब इसके कुछ बिंदु हैं और बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न देते हैं और उसका उत्तर हम बाद में देंगे। प्रश्न यह है, सीधा सा प्रश्न है, छोटे बालक का प्रश्न है। अब दो बिंदु हैं इसके, जो प्रश्न देने जा रहे हैं इसके दो बिंदु हैं। आपको बताना है दोनों में कौन अधिगम है, कौन अधिग्रहण है। हो सकता है दोनों में अधिगम हो सकता है दोनों में अधिग्रहण हो। अब आपको बताना है। अच्छा, उससे पहले केवल सिंगल प्रश्न पूछते हैं हम। घर में जो है एक बालक है, छोटा बालक है, और माता उस बालक के पिताजी की ओर इशारा करके कहती है कि पापा है वो बेटा, ये देखो ये पापा है, बोलो पापा। तो बालक बोलता है पापा।
माता उससे कहती बालक से कि पापा हैं, बताओ, बोलो पापा कौन है ये? तो कहता है बालक कि पापा है। अब आप बताओ ये जो उसने सीखा है वो अधिग्रहण से सीखा है या अधिगम से सीखा है? और इसका उत्तर मिलेगा आपको लास्ट में। आप सोचिए और तब तक हमारे साथ आइए वीडियो में और पढ़ते हैं। देखिए, अधिगम के कुछ बिंदु हैं और अधिग्रहण के कुछ बिंदु हैं। अधिग्रहण को अर्जन कहते हैं और अधिगम को सीखना कहते हैं। ठीक है, दोनों में हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों के तुलना करके आपको बताएंगे और तुलना के माध्यम से आप पढ़ेंगे। जैसे पहला है अधिगम। अधिगम क्या है? औपचारिक प्रक्रिया होती है, स्कूल आदि स्थानों के माध्यम से इसको पढ़ाया जाता है। जरूरी नहीं स्कूल तो एक छोटा सा हमने बिंदु बता दिया। स्कूल हो सकता है, कोचिंग हो सकती है, कोई विशेष स्थान भी हो सकता है, लेकिन वो औपचारिक होगा। ये औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से पढ़ाया जाता है। औपचारिक आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बताते हैं आपको औपचारिकता क्या है। औपचारिकता का मतलब होता है जिसका स्थान, जिसका समय, जिसका पढ़ाने वाला समय, टाइम सब निश्चित हो, उसको हम औपचारिकता के आधार पर कहते हैं, वो औपचारिक है। और जहां ये सारी चीजें निश्चित नहीं होती हैं वो अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो जो अधिगम होता है ये औपचारिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। स्कूल आदि स्थान होते, स्कूल है, कोचिंग है, कोई विशेष स्थान है, वहां पर बैठाल करके किया जाता है और औपचारिकता के माध्यम से किया जाता है। अब औपचारिकता माध्यम से क्या? एक निश्चित समय होगा, उस निश्चित समय पर जाना है, निश्चित स्थान होगा, उस निश्चित स्थान पे जाना है। जैसे कि स्कूल निश्चित समय है, निश्चित स्थान है, वहां आपको जाना है। उतनी देर, निश्चित समय, कितनी देर रुकना, ये भी स्थान है। निश्चित लोग भी हैं कि ये लोग आएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, ये भी सारी चीजें होती हैं। तो क्या है? औपचारिक प्रक्रिया होती है। दूसरा, ये जो अर्जन है ये अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। इसके लिए ना कोई समय निश्चित है और ना ही कोई स्थान निश्चित है, और ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। अब जैसे बालक पहली भाषा सीखता है तो पहली भाषा जो सीखेगा वो स्कूल में नहीं सीखता। पहली भाषा जो बालक सीखता है वो अपने घर में सीखता है। कभी घर में सीखा, बड़ों से सीख लिया, कभी मोहल्ले में अन्य लोगों से सीख लिया, कभी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं वहां के माध्यम से सीख लिया, तो कहीं भी सीख सकता है। ये अनौपचारिक है, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरी चीज, अधिगम के लिए विधियां और नियम की आवश्यकता होती है। विधियों की जरूरत है, नियमों की जरूरत है। विधियां लगा लगा के ही शिक्षक पढ़ाएंगे और विधियां और नियम लगा लगा के ही छात्र पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि अधिगम के लिए तमाम नियम बताए जाते हैं, इसको इस नियम से करना, इसको इस नियम से करना, इसको इस नियम से करना है। लेकिन जो अर्जन है उसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई विधि नहीं है, एक प्रत्यक्ष विधि है। कह दो यहां तो प्रत्यक्ष विधि हो गई। प्रत्यक्ष विधि का मतलब यहां कोई विधि नहीं है। यहां प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है सीधे सीखना। प्रत्यक्ष माने क्या होता है? जो आंखों के सामने हो, जो हमारे सामने, उसको सीधे ग्रहण कर लिए, प्रत्यक्ष विधि है। मतलब कोई बोल रहा है, उसको हमने ग्रहण कर लिया, ये प्रत्यक्ष विधि हो गई। प्रत्यक्ष विधि का यहाँ तात्पर्य कोई वैसी विधियां नहीं है। प्रत्यक्ष विधि का तात्पर्य यहाँ केवल यह है कि कोई बोल रहा हो, हमारे सामने बोल रहा, हमने अर्जन कर लिया, ले लिया, कान में, दिमाग में बसा लिया, हो गया। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं। बहुत साल पहले हमने बादशाह नाम का पिक्चर देखी थी, और बादशाह पिक्चर में शाहरुख खान वाली जो बादशाह थी, शाहरुख खान आता है, हवाई जहाज में बैठता है, प्लेन में बैठता है, एक लड़की बगल में बैठी होती है, उस लड़की से कहता है कैन आई सिट हियर। बहुत पहले की बात है। कैन आई सिट हियर, इंग्लिश हमको बहुत अच्छी नहीं आती थी, तो कैन आई सिट हियर, वो कहती या। पिक्चर देखना, उसमें आया है सीन, तो हम समझ गए ये पूछ रहा है कैन आई सिट हियर मतलब क्या मैं यहां बैठूं। बस वहां हमने अर्जित कर लिया उसको। अब वो जो कैन आई सिट हियर को हमने सीखा, वो अधिग्रहण के माध्यम से सीखा, अर्जन के माध्यम से सीखा। वो कोई उपचार नहीं था, औपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, अनौपचारिक प्रक्रिया थी, कोई निश्चित स्थान नहीं था। मूवी देख रहे थे, अचानक आ गया। अब ये भी नहीं याद है किस समय की बात है, तो अनौपचारिक प्रक्रिया थी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि मतलब प्रत्यक्ष विधि का तात्पर्य यही होता, सीधा कोई बोल रहा हम ग्रहण कर ले, बस ये प्रत्यक्ष विधि है। हम बोल रहे हैं, कोई सीधा सुन के ग्रहण कर ले, ये प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, फिर अधिगम क्या है? द्वितीय भाषा के लिए या लक्ष्य भाषा के लिए, जिस भाषा को सीख, लक्ष्य भाषा का मतलब जिसको सीखना चाहता है उस भाषा के लिए, और दूसरी भाषा के लिए होता है अधिगम। लेकिन अर्जन क्या है? अर्जन जो होता है वो मातृभाषा के लिए होता है, क्षेत्रीय भाषा के लिए होता है। जो मातृभाषा, पहली भाषा, इसको पहली भाषा कहते हैं और इसको दूसरी भाषा कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पहली भाषा बालक सीखेगा केवल अधिग्रहण से, अर्जन से। एक बार प्रश्न भी आया था, अधिग्रहण से बालक कौन सी भाषा सीखता? पहली भाषा सीखता है, अधिगम से दूसरी भाषा सीखता है। और पहली भाषा का मतलब जो मातृभाषा है, मातृभाषा पहली भाषा हिंदी जैसे है, हिंदी भाषी क्षेत्र में जन्म लिया तो हिंदी सीखेगा किससे? अधिग्रहण से, अर्जन से। और हिंदी में भी जो बोली है, जैसे अवध क्षेत्र में है अवधी बोली, ब्रज क्षेत्र में है तो ब्रज बोली है, या उधर
बिहार प्रांत में है, मिथिला क्षेत्र में है तो मैथिली है, भोजपुर क्षेत्र में है तो भोजपुरी सीखेगा वो। ठीक है, तो मातृभाषा वही है जो सीख रहा है, वहां की क्षेत्रीय भाषा सीख रहा होता है। ठीक है, अधिगम में क्या है, व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अधिगम में व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है, तभी वो दूसरी भाषा सीख पाएगा। जैसे इंग्लिश आदि स्कूलों में बच्चे सीखते हैं, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में इंग्लिश सीखते हैं तो व्याकरण का नियम होता है। व्याकरण में बताया जाता है कि विल का प्रयोग कहाँ होगा, कैन का प्रयोग कहाँ होगा, आर का प्रयोग कहाँ होगा, इज का प्रयोग कहाँ होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस तरह से पास्ट टेंस, ये आदि जो नियम होते हैं, ये जो व्याकरण ज्ञान है। इसी तरह से जैसे संस्कृत सीखना है, संधि का ज्ञान होगा, समास का ज्ञान होगा, उपसर्ग का, प्रत्यय का, ये सारे ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण के नियमों का ज्ञान होगा। और जबकि अर्जन में व्याकरण अनिवार्य नहीं है, जानता है तो ठीक है, नहीं जानता तो ठीक है, वो सीधे खुद की व्याकरण बालक बना लेगा, सुनने वाला सीखने वाला खुद की व्याकरण बना लेगा, वहां वो खुद अपना दिमाग लगा लेगा। कोई जैसे हमने बताया ना, कैन आई सिट हियर सुना तो हम समझ गए कि कहीं बोलना हो इंग्लिश में कि क्या मैं यहाँ बैठू तो कैन आई सिट हियर बोलना है। सस्ता तब से हम जो है जब कहीं बोलना होता है कैन कि मैं यहाँ बैठूं, इंग्लिश में दिखाना होता है, रोब दिखाना होता है, मैं भी इंग्लिश जानता हूँ, कहते कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर सर, तो वो क्या है, अपनी व्याकरण बना लिए तुरंत। अभ्यास प्रयास, अधिगम क्या है, इसमें अभ्यास की जरूरत है, प्रयास की जरूरत है, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा तो दूसरी भाषा सीखेंगे। जबकि अर्जन में अभ्यास प्रयास की जरूरत है, नकल और अनुकरण की जरूरत होती है। नकल करना है, कोई कैसे बोल रहा है उसको हमको देखना है बस। अनुकरण करना है, कोई कैसे, अनुकरण का मतलब ही होता है कोई काम कर रहा है, कोई कर रहा है, उसी को हम करते हुए देखें और स्वतः करने लगे, ये अनुकरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई बार बार एक ही शब्द को बोल रहा है, हमने उसको सुन लिया, हम भी वैसे बोलेंगे। कभी कभी देखो होता क्या है, छोटे बच्चे गालियां सीख जाते हैं, जबकि उन बच्चों को 2 साल और 3 साल के बच्चों को उस गाली का मतलब नहीं है, लेकिन कोई बोल रहा है उसको सीख लिया और घर में आके उसको बोलने लगते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न आए हैं सीटेट में। एक बार तो एक प्रश्न हमको याद है, संस्कृत में ही आया था कि एक 5वीं कक्षा की जो 3री कक्षा की माता है, वो अपनी अध्यापिका से कहती है कि ये बालक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसको हमारे घर में ना कोई बोलता है, ना बड़े बूढ़ों से इसने सुन रखा है, घर में बोले नहीं जाता है, घर में ऐसा माहौल नहीं है, तो कहां से आया। तो इस तरह से ये कहां से आया, ये अधिग्रहण से आया, ये अर्जन से आया। कोई बोल रहा था उसने सुन लिया, अनुकरण कर लिया। अनुकरण का मतलब ही होता है किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को सुन लिया जाए, जैसा वो कर रहा वैसे हम कर ले, अनुकरण कहलाता है। ठीक है, तो नकल की जरूरत होती है, अनुकरण की जरूरत होती है, और अधिकांश चीजें अनुकरण से सीखी जाती है। जैसे देखा होगा कोई बहुत बड़ा वक्ता है, बहुत बढ़िया बोलता है, अनुकरण से ज्यादातर चीजें सीखी होती हैं। ठीक है, आगे अधिगम में पुस्तक की जरूरत होती है, शिक्षक की जरूरत होती है, मूल्यांकन की जरूरत होती है। अधिगम में शिक्षक भी होगा, पुस्तक भी होगा, मूल्यांकन भी होगा, स्कूल भी होगा, औपचारिक प्रक्रियाएं भी होंगी, स्थान भी होगा, ये सब होगा। लेकिन अधिगम के बाद जो अर्जन है और अधिग्रहण है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। परिवार हो, वातावरण हो, परिवेश हो, इससे ही सीख लेगा। कोई भी समाज हो, समाज से भी सीख लेगा। कोई भी स्थान हो, कहीं भी हो, ये सीख लेगा। इसके लिए ना पुस्तक की जरूरत है, ना शिक्षक की जरूरत है, ना मूल्यांकन की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं, ये कहीं से भी कैसे भी सीख लेगा। ठीक है, फिर और इसके लिए अधिगम के लिए पुस्तक भी होना चाहिए, शिक्षक भी होगा, मूल्यांकन भी होगा, क्लास भी होगी, विद्यालय भी होगा, सब कुछ होगा। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं। जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसे सीख लेगा, अधिग्रहण कर लेगा। जैसा परिवार होगा, परिवार में जैसा काम हो रहा होगा वैसा सीख लेगा। जैसा परिवेश होगा, वातावरण को परिवेश कहते हैं, वो सीख लेगा। जैसा समाज होगा वैसा सीख लेगा। ये परिवार, वातावरण, परिवेश और समाज से सीखता है पहले अधिग्रहण में। इसीलिए देखिए जो छोटा बालक अवधी क्षेत्र में जन्म लेता तो अवधी बोलना स्टार्ट करता है, मिथिला क्षेत्र में जन्म लेता तो मैथिली, भोजपुरी क्षेत्र भोजपुर में जन्म लेता तो भोजपुरी, ब्रज प्रांत में जन्म लेता है तो ब्रज भाषा बोलने लगता है, राजस्थान में जन्म लेता राजस्थानी बोलता, लखनऊ में जन्म लेता खड़ी बोली बोलता है, अमेरिका में जन्म लेगा, लंदन में जन्म लेगा अंग्रेजी बोलेगा, चीन में जन्म लेगा चाइना बोलेगा। क्यों? क्योंकि वहां का ऐसा परिवेश, वातावरण है। अच्छा, कभी कभी देखा होगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र में लड़का है लेकिन फिर भी अंग्रेजी बोलता है, उसके घर का परिवार का वातावरण वैसा हो जाएगा। गांव में रहता है लेकिन शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग करता, कैसे उसके घर वाले ऐसे बोलते होंगे। तो जैसा परिवार हो, वातावरण हो, परिवेश हो, समाज वैसा होता है। फिर अधिगम में क्या होता है, पाठ्यक्रम और निर्देश। पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है और निर्देश दिए जाते हैं वहां, जबकि इसके लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। वो तो सीधे अनुकरण से सीखना है, अनुकरण करना है, नकल करनी है, तो कोई पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं होती है। अधिगम जो है अप्राकृतिक है, क्रमबद्ध प्रक्रिया है, और जबकि ये जो है वो
ये प्राकृतिक है और अक्रमबद्ध प्रक्रिया है। वास्तव में अधिग्रहण से और अर्जन से जो सीखा जाता है वो प्राकृतिक, वहां किसी प्रकार की कोई बनावटी नहीं है, कोई नकल नहीं है। और यहाँ अक्रमबद्ध प्रक्रिया, यहाँ कोई क्रम नहीं है, किसी भी प्रकार का कैसा भी क्रम नहीं, जैसा मन हो वैसा सीखें, जबकि यहाँ क्रमबद्ध प्रक्रिया है। स्कूलों में जाते हैं जब बच्चे छोटे छोटे तो उनको बताया जाता है, जैसे कहते हैं ए बालक, हाँ कह दिया जाए ए लड़के ओए, तो उनको टोक दिया जाएगा, ओ नहीं बोलना है, तुमको बोलने का लहजा सीखना होगा, प्यार से बोलना है, भैया करके बोलो, भाई करके बोलो, बहन करके बोलो, वहीं बच्चे टोक दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये निर्देश दिया गया। लेकिन अधिग्रहण और अर्जन में जैसा लोग बोल रहे होंगे, ओए बालक सब बोल रहे हैं तो वो भी बोलेगा ओए बालक ओए लड़के। ये क्या था, ये वातावरण था। ये क्या है, अर्जन है, अधिग्रहण है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिगम है वो दूसरी भाषा सीखने के लिए होता है, पहली भाषा में अधिगम नहीं होता, और दूसरी भाषा में अर्जन नहीं होता। अर्जन पहली भाषा में होगा, अधिग्रहण पहली भाषा में होगा। वो अलग की बात है, कहीं नए स्थान पे चले जाओ और वहां जो वातावरण है वहां धीरे धीरे सीख लो, वो एक अलग बात है, अधिग्रहण से सीख रहे हो। लेकिन जो वास्तविक प्रक्रिया है वो अधिग्रहण और अर्जन है, वो मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, प्राथमिक भाषा पहली भाषा के लिए है, और जो अधिगम है वो दूसरी भाषा के लिए है। कभी अवधि नहीं सीखा होगा आप लोगों ने जो अवधि भाषी क्षेत्र से हैं, जो हिंदी भाषी क्षेत्र में वो कभी हिंदी नहीं सीखे होंगे। अब सोचो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो साहित्यिक हिंदी पढ़ाई जाती है, बोलने सिखाने के लिए नहीं पढ़ाई जाती है, वहां साहित्यिक हिंदी है, वो पढ़ाई जाती है, हिंदी का ज्ञान दिया जाता है, हिंदी के साहित्य का ज्ञान दिया जाता है। ये नहीं कहते हिंदी में ऐसे बोलो, अवधि में ऐसे बोलो, हम का खाना खाएक है ऐसे बोलो, ये सब नहीं सिखाया जाता है। लेकिन दूसरी भाषा के लिए सब सिखाया जाता है, राम विद्यालय जाता है, ये सब सिखाया जाएगा कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो अर्जन और अधिग्रहण पहली भाषा के लिए है और अधिगम दूसरी भाषा के लिए है। अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। एक हमने प्रश्न किया था आपसे, प्रश्न किया था मैंने कि जैसे मान ली कोई माता है, छोटे बालक से अपने उसके पिता की ओर इशारा करके कहती है कि बेटा ये पापा हैं, चलो बोलो पापा, पापा मतलब बोलता है पापा, तो क्या है, अर्जन है या अधिग्रहण है? ये अधिगम और अधिग्रहण में क्या है, ये अधिगम है। अब सोचोगे इसके लिए तो ना स्कूल है ना वातावरण, कुछ तो नहीं है। अरे अधिगम का मतलब सिखाना, कोई सिखाए, माता ने सिखाया तो बालक ने बोला पापा, और अधिग्रहण होता तो माता को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अधिग्रहण कैसे है ये बताते हैं। और जो बालक हो छोटा अपने घर में, उससे बड़े दो और बालक हैं, वो बड़े जो दो और बालक हैं वो एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहते हैं, या व्यक्ति को सीधे ऐसे बोलते हैं पापा आ गए, पापा पापा हैं, पापा बैठो, उससे उस व्यक्ति से कहते पापा पापा। वो छोटा देख रहा है और उनको बोलते हुए देखे पापा पापा और खुद बोलने लगे पापा पापा, तो वो है अधिग्रहण। जैसे बालक की माता है, उसको नहीं पता है किसको क्या कहना है और कोई सिखाए ना, उनके जो बड़े भाई लोग हैं वैसे कहे माता, माता जी, मम्मी, मोम ऐसे बोलते, माता जी, मम्मी आई, मम्मी बैठी, मम्मी ऐसे बोल दे, तो छोटा बालक देखे और वही कहे मम्मी मम्मी मम्मी, वो है अधिग्रहण। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस बालक से कहे, कोई दूसरा लड़का उस बालक से कहे कि मम्मी है बेटा, बोलो मम्मी, और फिर मम्मी बोले, तो वो अधिगम हो गया, फिर वो अधिग्रहण नहीं बचेगा। अधिग्रहण में जिसमें तीसरा थर्ड पार्टी कोई हो ही ना, बस दो ही पार्टी हो, एक बोलने वाला और एक जिसको देख के बोल रहा है, एक वस्तु और एक जो बोल रहा, वो तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, कोई बताने वाला ना हो, वो है अधिग्रहण, वो है अर्जन। और जब कोई बता देगा तो अर्जन नहीं, वो अधिगम बन जाएगा। कभी किसी बालक से नहीं कहा जाता बेटा ये गाली, ये गाली इसको बोलो, ये गाली ये बोलो, ये नहीं कहा जाता। वो गाली बोलते सुनता, बोलते सुनता, बोलते सुनता है और खुद बोलने लग जाता है। वो देख रहा होता है कि इनके ऊपर ये गुस्सा हुआ था, इनके ऊपर गुस्सा हुआ, बड़ी तेज से बोला, वो भी सोचता अच्छा जिसके ऊपर गुस्सा हो और उसको बड़ी तेज से बोलो, वो गाली होती है, ऐसा बोला जाता है, गुस्सा होने पर ऐसा बोला जाता है। कभी नहीं सिखाया जाता किसी बालक को गुस्सा करो, कहां से आता, अधिग्रहण से गुस्सा आता है। गुस्सा करना सीखना, गाली देना सीखना, चिल्लाना, ये सब अधिग्रहण से है। कोई अपने बालक को नहीं सिखाता कि गाली दो, कोई अपने बालक को नहीं सिखाता है कि इनके ऊपर गुस्सा करो, कोई बालक को नहीं सिखाता चिल्लाओ, कोई नहीं। हमेशा सभी लोग यही कहते हैं गाली नहीं देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, लेकिन वो सीखता कहां से, अधिग्रहण से। ये सब अधिग्रहण से आता है। अधिग्रहण का मतलब है जिसको दूसरे से हम स्वतः ग्रहण कर लें, हमको किसी तीसरे की जरूरत ना पड़े जो हमको बताए ग्रहण करने के लिए, ये है अधिग्रहण।
तो समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं अधिगम और अधिग्रहण में, और यही प्रैक्टिकली है। जब कभी कोई तीसरा आके बता दे और फिर बोले वो सब अधिगम है, चाहे स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, लेकिन जैसे ही वो अपने मन से देख के सीखता है वो सब अधिग्रहण हो जाता है। जब किसी से पता चले और वो बताए अधिगम है, स्वतः पता चल जाए तो अधिग्रहण होता है। मोबाइल चलाना सीखते हैं आजकल, देखो बच्चे मोबाइल चलाना सीखते हैं, मोबाइल चलाने में 90% चीजें अधिग्रहण से आई हैं, 10% चीजें अधिगम से आई जो पूछा गया, बाकी वो करता गया, देखता गया, करता गया, देखता गया और अभ्यास से होता गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अधिगम और अधिग्रहण के बारे में समझ गए होंगे। अधिगम मतलब सीखना और अधिग्रहण मतलब अर्जन और अधिग्रहण होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यही तक। आज ये वीडियो आपको मिलेगी और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।